चलो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश काल के समय ब्रिटिश काल के समय का संवैधानिक इतिहास। ठीक, ब्रिटिश काल के समय का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यही संवैधानिक इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। आज जो हम लोग अपना भारत का संविधान पढ़ते हैं, आज जो हम लोग भारत का अपना क्या पढ़ते हैं, भारत का संविधान जो पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से हमको हमारे देश को आज चलाया जाता है, या इसमें देश के जितने भी देश को चलाने वाले गणमान्य व्यक्ति तथा संसद में बने हुए कानून, संसद क्या है, नागरिकता क्या है, सब की चर्चा है, जिसके माध्यम से देश को चलाए जाने की बात होती है। ठीक ना। तो भारत का संविधान क्या होता है? भारत संविधान है जिसके अनुसार देश को आज चलाया जा रहा है। ठीक ना। इसमें कानून कहाँ बनता है, कैसे बनता है, सबका प्रावधान है। जितने भी गणमान्य पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब की क्या भूमिका है, कैसे इनकी नियुक्ति थी, सबकी इसमें क्या चर्चा है। तो भारत का संविधान पढ़कर हम क्या पता लगाते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था कैसी है, कैसे हमको देश को चलाना चाहिए, क्या हमको नीति बनाना चाहिए, हमारे देश में बड़े बड़े पद का क्या रोल है, ये सब हम जानते हैं। तो अब आता सवाल कि भारत का जो संविधान है, इसकी रूपरेखा जो है अंग्रेज़ों के संविधान के बाद शुरू हुई। ठीक ना। इसका कहने का तात्पर्य है कि जब भारत में अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने भारत में उनका कोई विरोध ना हो, समझा, भारत में उनका कोई विरोध ना हो, इसीलिए उसने ये कानून बनाना शुरू किया था। तो एक्ट लोग क्यों बनाए थे भारत में, कानून क्यों बनाए थे? ताकि भारत में भारतीयों द्वारा उनका विरोध ना हो और लोगों को लगे कि अंग्रेज़ भारत को संवैधानिक रूप से चला रहे। ठीक ना। तो इसीलिए उन्होंने जो कानून बनाया भारत में एक्ट के माध्यम से, वही एक्ट 1773 से शुरू होकर 1935 तक चला। ठीक, और इसी 1935 का 75% अंश हमने, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे संविधान के निर्माण में, हमने अपने भारत के संविधान में ले लिया। तो एक तरह से ये पता चल गया कि भारत में ब्रिटिश के समय में जो संविधान बना, उस संविधान हमारे संविधान के लिए एक पृष्ठभूमि का काम किया। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड का मतलब होता है उसमें बने कानून को हमने भी लगभग अडॉप्ट कर लिया, तो इसलिए इसको हम पृष्ठभूमि कहते हैं। ठीक ना। तो यही होता है कि भारत में संविधान, हमारा जो भारत का अपना संविधान है, इसकी पृष्ठभूमि हम कहाँ देखते हैं? तो अंग्रेज़ों के समय भारत में निर्मित संविधान में। ठीक ना। जो कब शुरू होता, मुख्य रूप से 1773 से लेकर 1935 तक, ये जानना होगा। तो एक तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, भारत में जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने भारत को चलाने के लिए जो संविधान बनाया 1773 से लेकर 1935 तक, उस संविधान में उनके जाने के बाद, यानी आज़ादी के बाद, इसी संविधान की रूपरेखा पर हमारा भी अपना अलग से क्या बना, संविधान बना। इसीलिए भारत का संविधान का पृष्ठभूमि किस में है? अंग्रेज़ों की संवैधानिक में। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज़ के आने से हमें एक फ़ायदा हुआ कि हमें भी अपना संविधान बनाने का क्या मिल गया, मौका। ये हो गया। अब होता है कि अंग्रेज़ भारत में संविधान क्यों बनाया अपना? तो बताए थे कि इसलिए बनाए ताकि देश को संवैधानिक मूल्यों से चलाया सके, उनका कोई विरोध ना हो और लोगों को लगे कि भारत में को अंग्रेज़ नीति के अनुसार चला रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भारत में अपना क्या संविधान बनाया, जो 1773 से लेकर 1935 तक चला। ठीक है। अब होता है एक चीज़ और है, यही बात, इसको ऐसे पकड़ लेना। नेक्स्ट होता है, तो भारत, आज हम लोग का टॉपिक जो था भारत में ब्रिटिश संविधान का इतिहास, यानी इसका मतलब हुआ कि अंग्रेज़ जब भारत में आए थे तो भारत में संवैधानिक मूल्यों का विकास करना चाहते थे। संवैधानिक मूल्यों का विकास का मतलब हुआ
कि देश को नीति के तहत चलाया जाए ताकि उनका कोई विरोध न करे और लगे कि भारत को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और वो कब से चला उनका कानून, कब से बना है संविधान? 1773 से लेकर 1935 तक में बना, ठीक। और यही कारण था कि जब देश 1947 में आज़ाद हो गया तो भारतीयों ने भी इस संविधान की बहुत सारी रूपरेखा को अपने संविधान में अडॉप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये 1935 का अधिनियम कहाँ लागू था? भारत में ही। तो उसमें भी कुछ त्रुटियां थी, इसीलिए उसका 75% अंश हम लोग अपने भारत के संविधान में अपनाए हुए हैं, ठीक। क्योंकि ये भी भारत के लिए था, इसीलिए भारतीयों ने उसको अपना उसमें अधिकांश हिस्सों को अपना लिया, ठीक। अब आता है एक चीज़ और देखो, तो याद रखना भारत का संविधान की रूपरेखा कहाँ है? भारत में ब्रिटिश द्वारा बनाए गए संवैधानिक रूप से है। भारत का संविधान जो बना उसकी पृष्ठभूमि कहाँ पर मूल रूप से है? तो 1935 का अधिनियम से 75% अंश हमने लिया है। कितने अंश लिया है? 75%। यानी इसमें 100 बातें मान लो लिखी हुई है तो उसका 75 भाग हम लोग टॉपिक हम लोग किससे लिए? 1935 से लिया है। क्यों लिया? तो 1935 कहाँ लागू था? भारत में लागू था। किसके लागू था? इंडियन के लिए। तो हमारे अम्बेडकर साहब ने कहा क्यों ना हम लोग भी इस नीति को भी अपना लिया जाए और जो उसमें त्रुटियाँ उसको हटा दिया जाए। इसीलिए 75% अंश हम कहाँ से लिए हैं? 1935 से। यानी अंग्रेज़ों का भारत में संविधान का अगर इतनी विकास न होता तो भारत भी अपना संविधान इतनी आसानी से नहीं बना पाता। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भारतीय अपना संविधान नहीं बना पाते भविष्य में, वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा होता, लेकिन इस संविधान अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया संवैधानिक विकास ने भारतीयों के संविधान के लिए एक राह आसान कर दिया, ये कहने का तात्पर्य है। अब आओ एक चीज़ और देखो, नेक्स्ट देखो, अब इसी में नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश जो थे, भारत में जो ब्रिटिश थे, इसको आराम से समझना। भारत में संवैधानिक इतिहासों को हम 3 खंड में बताएंगे, 3 बार में, 3 क्लास में बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्लास में बताएंगे तो बेहतर रहेगा। टैब पर बता ही दिए कि बहुत चीज़ संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे तुम अधिक चीज़ समझ जाओ, बहुत चीज़, क्योंकि बहुत टफ टॉपिक है संवैधानिक इतिहास और ये सब बोर्ड पर ही समझा सकता हूँ भी धीरे धीरे। देखो सबसे पहले आओ, भारत में अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया उसको 3 भाग में बांट सकते हैं। देखो जैसे पहला है चार्टर, ध्यान रखना। दूसरा है रेगुलेटिंग और तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इसी को ना बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो अब चार्टर क्या है? चार्टर यह था, तो सीधे जानना कि चार्टर कोई भारत प्रशासन से नहीं है, ठीक ना। भारत प्रशासन से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। देखो जो ब्रिटिश कंपनियां थी जो भारत में व्यापार करती थी, क्या बोलना, भारत में जो ब्रिटिश लोग थे, कंपनी जो थे भारत में जो व्यापार, जो मर्चेंट इसका नाम था, द मर्चेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडियन, तो ये व्यापार का काम करती थी, ठीक ना। यानी इसका अधिकार किस जुड़ा था? व्यापारिक अधिकार है। तो चार्टर में क्या केवल व्यापारिक एक अधिकार जुड़ा हुआ, ठीक ना। तो ये क्या होता था, इसमें 2 रूल हमको पढ़ना है। चार्टर का मतलब होता है कि जब ब्रिटिश क्राउन यहाँ के व्यापारियों को भारत में व्यापार करने वाले अंग्रेज़ों के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाती थी केवल व्यापार के लिए, उसको बोलते थे चार्टर, ठीक। तो चार्टर यानी भारत में ब्रिटिश ने जो कानून बनाया उनको 3 भाग में बांटा था। कुछ को चार्टर कहता है, कुछ को रेगुलेटिंग एक्ट कहता है, कुछ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड काउंसिल एक्ट भी कहता है। यानी पूरे उनके द्वारा बनाए गए कानून को हम लोग कितने खंड में बांटते हैं? 3 खंड में, ठीक। उसी में तीनों खंड इसलिए बांटते हैं कि तीनों अधिनियम का रोल अलग अलग है। पहला है चार्टर, देखो क्या है चार्टर में, क्या है तो बोलना है कि ब्रिटेन है ये, तो ब्रिटेन की जो सरकार है वो भारत में व्यापार कर रहे व्यापारियों के लिए एक लाइसेंस देगा, व्यापारी के लिए, किसके लिए? व्यापार के लिए। तो सिर्फ व्यापार से जुड़ा हुआ है। ये 2 तरह का लाइसेंस चार्टर बना भारत में है, एक 1600, एक 1726 में है। तो 1600 में क्या था? नोट प्रशासन, सिर्फ व्यापारिक अधिकार है। 1600 में देखा कि एलिजा प्रथम
एलिजा प्रथम ने भारत में व्यापार करने वाले, कौन प्रथम ने? जो ब्रिटेन की महारानी थी, तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजा प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया था कि कंपनी को 15 साल के लिए क्या दिया था? व्यापारी के अधिकार दिया था कि लो कुछ पैसा दो और भारत में व्यापार करो। तो उसी के लिए चार्टर बनाया था। चार्टर मतलब एक लेख होता है। ये लेख जारी कौन करता था? ब्रिटिश क्राउन। किस संबंध में है? ओनली किस लिए? व्यापार से है, नॉट प्रशासन के लिए। ओनली व्यापार करिए। तो मान लो किसी भी ब्रिटिश को भारत में व्यापार करना होता था, तो वहाँ की सरकार, वहाँ की क्राउन, महारानी या महाराजा, वो एक चार्टर पेश करते थे और उसी चार्टर के माध्यम से यहाँ पर व्यापार करने का उनको, वहाँ के व्यापारियों का अधिकार मिलता था। तो चार्टर क्या है? तो चार्टर व्यापारियों को व्यापार करने का अधिकार करने का एक लेख है। किसके द्वारा जारी होता था? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। भारत में कितने चार्टर मूल रूप से हैं? 2, 1600 और एक 1726। 1600 में एलिजाबेथ ने क्या किया था? ब्रिटिश जो व्यापारी लोग थे उनको भारत में व्यापार करने का छूट मिली 1600 के तहत, चार्टर के तहत। और 1726 में भी एक चार्टर ही था जो उनको व्यापार करने का क्या हुआ? तो व्यापार करने से क्या हुआ? देखो इसमें क्या था, व्यापार करने के अलावा इसमें वहाँ का प्रशासन संभालने की भी जिम्मेदारी मिल गई। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, आरंभ में 1600 से 1726 के बीच तक जो ब्रिटिश थे लोग, कौन थे लोग? जो ब्रिटिश व्यापारी लोग थे वो सिर्फ व्यापार करते थे, ठीक ना। धीरे धीरे क्या हुआ, 1726 तक आते थे लोग, भारत में अपना कोठी खोल लिया। तो यहाँ का प्रशासन चलाना होगा। पहले क्या था, आए माल बेचे चल दिए। अब क्या, कोठी खोलेगा तो यहाँ का माल यहाँ लाएगा, यहाँ से तैयार माल रखेगा, फिर मार्केट में बेचेगा। तो इसको चलाने के लिए प्रशासन क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो इसी प्रशासन जैसे शब्द को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए व्यापार, पहले क्या था, व्यापार में क्या, जिस कोठी को चलाने के लिए प्रशासन, जोड़ने के लिए 1726 का चार्टर आया गया। और कहा, और इसमें 26 का क्या है, चार्टर आया, ठीक ना। जैसे मद्रास में लोग अपना कोठी खोला, बम्बई में खोला, कोलकाता में खोला। तो इस सब कोठी को, प्रशासन को क्या करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक ना, चलाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, प्रशासनिक नियम बनाया गया। और कहा गया कि ये प्रशासनिक नियम कहाँ से बनेगा, तो ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन था? थी जो ईस्ट इंडिया, जो व्यापारी कंपनी थी, उन्हीं के लोग इसमें क्या थे, शामिल थे लोग। जो व्यापारी कंपनी थी वही लोग अपना हिस्सेदारी देकर के, अपना एक शेयर होल्डर देकर अपना एक संस्था बनाए थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अब क्या अधिकार मिला कि जो भी यहाँ का प्रशासन चलेगा, अब यहाँ का कैसे प्रशासन चलेगा, ये लोग उसको निर्णय देते थे, ठीक ना। 1726 के चार्टर एक्ट के तहत है। तो चार्टर में क्या होता है कि एक आलेख जारी करना होता है, ठीक ना। आलेख होता है, वो व्यापार जुड़ा हुआ है। तो शुरू में क्या था, चार्टर 1600 का तो सिर्फ व्यापार से जुड़ा हुआ था कि व्यापार कितने साल तक करेंगे, कितने साल तक नहीं करेंगे, ये 1600 में था। 1726 में क्या था कि व्यापारी जब भारत में अपना कोठी खोल लिए तो उस कोठी का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी थी। ये कोठी का प्रशासन को कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होगा। तो ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर था, जो व्यापारियों का शेयर होल्डर की संस्था थी, वही लोग इसके लिए नियम बना देते कि अब यहाँ का प्रशासन कैसे चलाया जाए, कोठी का प्रशासन कैसे, कौन माल कब भेजा जाए, कब नहीं भेजा जाए, ये सब के लिए, ठीक ना। तो उसी को चार्टर बोलते थे हम लोग। तो चार्टर क्या था बोलना है, क्या समझा चार्टर में? तो चार्टर एक वहाँ के ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश क्राउन द्वारा एक प्रकार का एक आलेख जारी होता था, जिसके माध्यम से व्यापार करने की उनको भारत में छूट मिलती थी। यही 1726 में चार्टर क्या बना कि जब उनका कोठी खोल गया तो कोठी को चलाने के लिए ब्रिटिश क्राउन द्वारा एक 1726 में चार्टर पेश हुआ कि इस कोठी को कैसे चलाया जाए, उनकी प्रशासन को कैसे देखभाल की जाए, कोठी में कौन, कितने लोग रहेंगे, कितने लोग शामिल रहेंगे, लोग कौन उनको संभालेगा, यह सब कहाँ से बनता था रूल। तो ये सब भी ब्रिटिश क्राउन द्वारा बनता था। वहाँ पर जो कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर था, ठीक, उनके द्वारा निर्णय लिया था कैसे वहाँ पर कोठी चलाया जाए। तो याद रखना, चार्टर दो तरह के, एक 1600, एक 1726 में। एक में है कि व्यापार कहाँ करना और कहाँ नहीं करना, ये रूल था। और एक में क्या है कि कोठी खोलने के बाद
उनकी प्रशासन कैसे चला जाए, कोठी कैसे संभाला जाए, अब कहाँ कोठी खोला जाए, जो कोठी खोला उसको कौन कंट्रोल में रखेगा। तो उसी के लिए 1726 में ब्रिटेन से चार्टर बनकर आया था कि उसको संभालने की जिम्मेदारी किसके पास होगी, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास होगी। अब अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते कौन थे, तो व्यापारियों, जो व्यापारी में बड़े बड़े शेयर होल्डर थे वही लोग इसमें शामिल होते, वही लोग निर्णय लेते थे कि अगला रूल क्या होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट आता है कि अब पढ़े थे हम लोग कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, ठीक ना। ये देखो क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो देखिएगा आगे हम बताएंगे। 1773 तक आते आते जब भारत में देखिएगा, जब प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में। इन दोनों के बाद बंगाल में, कहाँ बोलना है, बंगाल में जब व्यापारियों का या कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये हम लोग तकनीकी भाषा में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही प्रयोग करेंगे, व्यापारियों का ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जब क्या हो गया, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकार हो गया, तो इन लोगों को यहाँ पर दीवानी मिला। दीवानी मतलब यहाँ पैसा राजस्व वसूलने का अधिकार। तब भारत में उन्होंने द्वैध शासन बनाया। क्लाइव ने क्या बनाया था, द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब यहाँ जितने भी विषय वस्तु हैं उस पर दो लोग मिलकर कानून बनाएंगे, ठीक ना। दो लोग मिलकर क्या बनाएंगे, दो लोगों का विकास होगा, द्वैध शासन होगा। इसी द्वैध शासन से में क्या हुआ, होने से क्या हुआ कि जो कंपनी था, कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया, कंपनी के कर्मचारियों में, जिससे कंपनी को लॉस होना क्या हुआ, शुरू हुआ। रेवेन्यू कम आने लगा। भ्रष्टाचार अगर बढ़ेगा तो कंपनी को रेवेन्यू क्या आएगा, कम आएगा, तो इसके पास पैसा कम पड़ गया। तो इसने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन से ऋण मांगा। जब उसको घाटा लगा तब क्या हुआ, ऋण मांगा ब्रिटिश क्राउन से कंपनी ने। तो कंपनी ने क्या किया, ऋण दे दिया। ऋण देने के बाद कहा कि ऋण हमको, जो ऋण दिया उसका ब्याज समय पर मिलता रहे। तो कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन का पहली बार नियंत्रण करने का क्या मिल गया, मौका। और कहा गया कि जब उस पर हम नियंत्रण करेंगे या आक्षेप करेंगे तो उसके लिए नियंत्रण करने के लिए हमको हमारे अनुसार कानून बनना चाहिए। किस पर नियंत्रण करने के लिए, किस पर नियंत्रण करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। किसके द्वारा, ब्रिटिश क्राउन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या होने के लिए, नियंत्रण करने के लिए 1773 में ब्रिटिश क्राउन ने जो कानून बनाया नियंत्रण करने के लिए, उसी को कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट है। तो रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या हुआ, जब ब्रिटिश क्राउन द्वारा कंपनी को नियंत्रण करने के लिए, क्या करने के लिए, कंपनी को नियंत्रण करने के लिए जो कानून बना, ताकि भ्रष्टाचार जो उसमें फैल गया उसको कैसे रोका जाए, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव दे करके शासन चलवाया जाए, अपनी नीति उस पर थोपी जाए, इसीलिए क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट है। कब से, 1773 से आया और ये 1853 तक चला। यानी ब्रिटिश क्राउन का ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिकों के अधिकार पर अपना नियंत्रण कब तक चला, 1853 तक चला। तो बताए थे अभी बताए थे कि चार्टर क्या है। तो चार्टर जो था एक अधिकार था, लेख था। वहाँ की जो ब्रिटिश सरकार थी व्यापारियों को देती थी कब तक, 64 के पहले तक। 64 में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर एक अधिकार, भारत पर राजनीतिक अधिकार भी हो गया, प्रशासनिक अधिकार भी हो गया। उसके पहले तक लोग क्या थे, सिर्फ व्यापार करते थे। तो व्यापार कितने साल तक होगा, क्यों होगा, कितने दिन तक होगा, मेरा उसमें क्या लाभ होगा, ये यही सिर्फ तय होता था पहले। तो ये चार्टर के माध्यम से होता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर व्यापार के साथ साथ शासन हो गया बंगाल में, तो और शासन होने के बाद द्वैध शासन आया, और उसके बाद अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी का भ्रष्टाचार बढ़ गया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस होना क्या हो गया, शुरू हो गया, और ब्रिटिश क्राउन को कमीशन आना भी कम हो गया। तब उन्होंने कहा कि अब लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अब सिर्फ उनको फरमान जारी करके यानी चार्टर जारी करके सिर्फ व्यापार करने की छूट नहीं मिलेगी। अब उन पर नियंत्रण भी रखा जाएगा ताकि भ्रष्टाचार को कम किया सके।
भ्रष्टाचार को दूर किया सके, ताकि हमारे नियम के अनुसार वो लोग चलेगा कि रेवेन्यू कहाँ से वसूला जाए, कितना हमको समय समय पर देना है, कौन अधिकारी काम करेंगे कौन नहीं करेंगे। इसी तरह का नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो रूल बनाया उसी को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। उसी क्या बोलते हैं हम लोग? तो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? ताकि कंपनी को नियंत्रण किया सके। कंपनी को नियंत्रण क्यों किया गया? ताकि उसमें भ्रष्टाचार हो गया था, ठीक, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। तो चार्टर और रेगुलेटिंग में क्या अंतर है? चार्टर में था कि सिर्फ एक छूट मिला था कि आप हमसे क्या लीजिए, प्रमाण पत्र लीजिए और इतना व्यापार कीजिए। इसमें क्या था कि अब जो कंपनी भारत में व्यापारिक के साथ साथ प्रशासनिक या राजनीतिक हो गई थी, राजनीतिक शासन चला रही थी, उस पर उसको उस राजनीतिक और व्यापारिक पर कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और ये कब तक चला? 1853 तक चला। 1853 के बाद क्या हुआ? 1853 के बाद जब देखा गया, 1857 जब आया, तो 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर जब ब्रिटिश क्राउन की क्या हो गई, सत्ता हो गई। किसकी सत्ता हो गई? तो अब जितने भी व्यापारिक अधिकार थे सब किसके नियंत्रण में आ गया? ब्रिटिश क्राउन। तो ये तो किसी के अधीन काम करेगा नहीं, इसीलिए पूरा 1858 से लेकर 1935 तक है जो उनका लास्ट कानून था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट आता है। मतलब शासन चलाने का जिम्मेदारी इस समय किसका था? भारत के शासन के पास था। भारत का शासन कौन चला रहा था? उसमें ब्रिटिश क्राउन। और उसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि इसमें कुछ सचिव बनता था लोग, सचिव को, यानी भारत का परिषद बना, सचिव में भारत के परिषद बना, भारतीयों लोगों को भी शामिल किया गया। तो इसीलिए कहा गया इसको काउंसिल ऑफ इंडिया कहा गया है। तो 1858 से लेकर 1935 तक को क्या बोला गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी अब शासन कौन करेगा? केवल ब्रिटिश क्राउन। व्यापार भी कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन के लोग, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग व्यापार करेंगे, कौन लोग? और उन पर कंट्रोल कौन करेगा? वहाँ की सरकार, ब्रिटिश क्राउन। तो वो जगह रेगुलेटिंग, और ब्रिटिश क्राउन ही क्या करेगा? व्यापार भी करेगा, अपना खुद के लिए रूल बनाएगा। तो जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। और चार्टर क्या होगा कि सिर्फ आपको नियंत्रण नहीं करना, ना आपके मामले में हस्तक्षेप करना है, सिर्फ आपको व्यापार करने का छूट देना है कि जाइए आप वहाँ पर, प्रमाण पत्र देना कि जाइए वहाँ पर व्यापार कीजिए। तो देखो चार्टर के बाद रेगुलेटिंग और गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल एक्ट है में क्या अंतर? देखो सिंपल में समझो। चार्टर में क्या है? देखो चार्टर में क्या था कि देखो ब्रिटिश क्राउन जो थी वो व्यापारियों को एक प्रमाण पत्र देती थी, जाइए व्यापार कीजिए, आइए और जाइए, ठीक। रिलेटेड में क्या था कि जब वही ब्रिटिश जो व्यापारी लोग थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, कंपनी व्यापारियों की संस्था बन गई, तो ब्रिटिश क्राउन इस संस्था को कंट्रोल करने के लिए, यानी हस्तक्षेप करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए जो इनके लिए रूल रेगुलेशन बनाई, उसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। अब जब व्यापार पर, यहाँ के प्रशासन पर दोनों अधिकार किसका हो गया? जब ब्रिटिश क्राउन हो गया तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है, ठीक ना। यानी भारत का शासन, यानी भारत का क्या हो गया? शासन हो गया, ठीक ना। तो भारत में जो अंग्रेज़ों का कानून था वो 3 तरह का था। एक चार्टर के रूप में था, एक रेगुलेटिंग के रूप में था, और एक किसके था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ये तुमको 1858 से लेकर 1935 तक जितने भी एक्ट हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत काउंसिल एक्ट कहा गया। भारत काउंसिल इसलिए काउंसिल कहा गया कि इसमें भारतीयों को भी काउंसिल में शामिल किया गया था। अब होता है रेगुलेटिंग एक्ट, क्या होता है? तो ये 1773 से लेकर 1853 तक जो भी एक्ट है उसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया तुमको? चार्टर एक्ट क्या था? ये 2 था, 1600 और 1726, 2 एक्ट है, 1600 और 1726 एक्ट को बोलेंगे चार्टर एक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सर। नेक्स्ट अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन।
अब बता कि अंग्रेज़ों का भारत में जो अंग्रेज़ों ने जो भारत में क्या बनाया था, एक्ट बनाया था, अंग्रेज़ों ने जो भारत में जो क्या बनाया था, एक्ट बनाया था, उसको देखो अब ध्यान से, कुछ और भी देख लो, इंट्रोडक्शन कुछ देख लो। कंपनी का कार्य का चरण, ठीक ना, ये क्या देखो, कंपनी जब भारत में जो ब्रिटिश जो व्यापारी थे, कंपनी थी, उनका जो भारत में चरण है वो कैसे है वो देखो साहब। ईस्ट इंडिया कंपनी का हम बताए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले केवल व्यापारी थी, फिर एक संस्था बनी, यही बाद में भारत में ब्रिटिश क्राउन हो गया सब, ठीक। 3 स्टेप ये हो गया, व्यापारी जिसमें चार्टर है, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल है, बोर्ड है, ठीक ना, ये हो गया। अब बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में चरण कितने हैं? 3 चरण में है, ठीक। पहला है 1600 से 1764 तक है, फिर 1764 से लेकर 1833 तक, और फिर 1833 से लेकर 1853 तक, ठीक है। 1833 से लेकर 1853 तक। देखो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक एक अधिकार थी, केवल व्यापार करता था और यहाँ से पैसा लेते थे, जाते थे। तुम देखेगा 64 में जब बक्सर का युद्ध हो गया, कौन युद्ध हो गया, इस युद्ध के बाद क्या हो गया, वो लोग भारत के बंगाल में खास करके उनका प्रशासनिक अधिकार भी हो गया, यानी वहाँ की प्रशासन चलाने की भी जिम्मेदारी हो गई। तो 1764 से लेकर 1833 तक जो उनका कानून बना वो व्यापारिक प्लस प्रशासनिक रूप में थे, यानी व्यापार के साथ साथ वो प्रशासन भी चलाते थे। और 1833 से 1853 में क्या हो गया, उनका व्यापारिक एक अधिकार ब्रिटिश क्राउन ने क्या कर लिया, छीन लिया। किसने छीन लिया? ब्रिटिश क्राउन ने। तो अब वो सिर्फ क्या हो गए, प्रशासनिक हो गए। अब वो यहाँ के सिर्फ प्रशासन ही चला रहे हैं। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बताओ भारत में 3 चरणों में प्रवेश किया। पहला शुरुआत 1600 से 1764 में क्या थे, लोग केवल व्यापार करते थे। 64 में बताया कि बक्सर का युद्ध हुआ तो क्या हुए, उनका प्रशासनिक अधिकार भी हो गया, व्यापार के साथ क्या ऐड हो गया, प्रशासनिक। यहाँ क्या 1800 तुम पढ़ेगा एक्ट में कि 33 तक आते आते उनका व्यापारिक एक अधिकार भारत से ख़त्म हो गया। 13 में उनका व्यापारिक एक अधिकार समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन पर रखा गया, चाय और चीनी पर रखा गया। चाय से चीन और चीनी से चाय से रखा गया, लेकिन चीन और चाय पर रखा गया, लेकिन उनका एक अधिकार किस पर, लेकिन उनका 33 से क्या उनका पूर्ण व्यापारिक अधिकार खत्म हो गया। अब वो सिर्फ प्रशासनिक काम करेंगे। तो पहले वो लोग व्यापारिक काम किए, बाद में क्या जुट गया, प्रशासनिक, और लास्ट में क्या माइनस हो गया, उनका व्यापार माइनस हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखो अब इसी को, नेक्स्ट आता है कि जितने भी भारत में एक्ट हैं, अंग्रेज़ों द्वारा जितने भी भारत में एक्ट बनाए गए हैं, देखो उसको 2 तरीके से माना जाता है। एक हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का दिन, एक हो गया ब्रिटिश क्राउन का दिन, ठीक है। तो सबको पता है कि 1773 से लेकर 1853 तक है जितने भी भारत में एक्ट बने, ये किसके लिए बने थे, ये किसके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। भले ब्रिटिश क्राउन ने बनाया था, लेकिन किसके लिए थे ओनली ये। और 1858 के बाद से क्या हुआ, 1935 तक जो ये बना वो मूल रूप से किसके थे, ब्रिटिश क्राउन थे, वहाँ की शासन व्यवस्था के थे। और इसमें क्या था कि बनाया था कौन, वहाँ की संसद ही, लेकिन वो किसके लिए थे, कंपनी के लिए था। वो कंपनी लोग उसको यूज करते थे। यहाँ पर कौन, ब्रिटिश क्राउन उसको यूज करेगा, ठीक। अब होता है कि जितने भी प्रावधान है, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी का दिन एक्ट हो, चाहे ब्रिटिश क्राउन का दिन एक्ट हो, उस दोनों एक्ट को पढ़ने का तरीका क्या, देखो इसको लोग मेंस में इसी पढ़ते हैं। मेंस पढ़ेगा ना, मेंस बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में तो बराबर इससे क्वेश्चन आता है मेंस का, 1919 खासकर, 1935 का खासकर। तो 3 तरह से पढ़ा था। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब होता है ये क्यों आया, इसका बैकग्राउंड। तब आता है इसमें प्रोविज़न क्या था, प्रोविज़न मतलब इसमें रूल एंड रेगुलेशन क्या थे, रूल एंड रेगुलेशन, प्रावधान, कोई भी इसमें क्या क्या रूल रेगुलेशन लाया गया। तब इसका इम्पैक्ट होता, प्रभाव में इसमें पॉजिटिव भी और कमी भी। मतलब जो रूल लाया गया वो पॉजिटिव हो गया, और जो रूल अभी भी नहीं लाया गया वो क्या हो गया, कमियाँ हो गया।
इसी 3 तरह से एक्ट पढ़ना होता है, लेकिन ये ज़्यादातर मेंस में ज़्यादा बढ़िया काम करता है, ठीक है ना। पीटी में हम लोग को सिंपल पीटी से निकलना है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन अब तक होगा, ठीक ना। तो हमेशा 3 तरह से पढ़ना, क्यों आया गया, क्या क्या उसमें बातें जुड़ी गई। तो ये बात दुनिया का हर व्यक्ति लिख सकता है, सेम टू सेम लिखेगा। हम लिखेंगे वही लिखेंगे, जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं सब वही लिखेंगे जो हम लिखेंगे। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है कि क्या इसमें था, क्या इसमें कमियां थी, वही कमियां को आगे आने वाले एक्ट में क्या किया गया, जोड़ा गया। देखो हम उनके एक्ट में हमारे एक्ट में क्या अंतर, देखो एक अंग्रेज का एक्ट था, एक भारतीयों का एक्ट है, संविधान है जो 1950 में लागू हुआ। हम क्या करते हैं, इस एक्ट को न बदलकर इसी में संशोधन करते हैं। इसी में क्या करते हैं, वो लोग क्या करता है कि जो भी एक्ट बनता था, जैसे 1773 बना, इसमें जो त्रुटियां बनी इसको हटाकर क्या किया गया, इसकी जगह पर 1784 लाया गया। फिर 1784 में जो त्रुटियां थी उसको हटाकर क्या किया गया, उसमें उसकी जगह पर क्या बना, 1786 बना। तो हमारे इनमें क्या अंतर है, हम उसी में संशोधन करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं। और वे लोग अपना क्या करते हैं, एक नया कानून बना देते थे, ठीक ना, एक नया सुधार करते थे, समझा। हम लोग क्या किए, उसी में अपना सुधार करते हैं, हटाते हैं, जोड़ते हैं, ये करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है, अब हम लोग जितना भी एक्ट है उसको पकड़ेंगे, ठीक है, जितना भी एक्ट है उसको हम लोग पकड़ेंगे, देखते हैं जहाँ तक निकल सके आज हम लोग। हो सकता है 2-3 एक्ट हम लोग पढ़ना, 1773 1786 तक आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना, 3 एक्ट पढ़ते हैं आज। देखो पहले बता दिए कि रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया, जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया वो क्यों लाया गया। तो देखो सबसे पहले हम बताए थे कि जब, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, कि जब लाने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था। जब 1764 में जब बक्सर युद्ध हुआ, कौन युद्ध हुआ, इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई। विजय के बाद उन्होंने क्या किया, भारत के प्रशासनिक अधिकार को अपने नियंत्रण में कर लिया और द्वैध शासन लागू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, द्वैध शासन लागू किया। और द्वैध शासन लागू करने के बाद क्या हुआ, इसके बाद उनका भारत पर पूर्णतः नियंत्रण हो गया। बताएंगे हिस्ट्री में द्वैध शासन क्या होता है, किसी व्यवस्था पर 2 लोगों द्वारा किया गया शासन, ठीक ना, वही होता है द्वैध शासन। इसमें आरक्षित विषय, कुछ हस्तांतरित विषय होते हैं, एक आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय होते हैं, ठीक ना, ये जानना है। एक आरक्षित और क्या बोले, एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित हस्तांतरित में क्या होता है कि जिसका दूसरे पर नियंत्रण नहीं किया सकता है, वही हो गया, दूसरे पर उसको कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें क्या कि इस द्वैध शासन लाकर क्या कि अंग्रेज दोनों व्यवस्थाओं पर, चाहे दीवानी मामला हो चाहे फौजदारी मामला, पर नियंत्रण कर लिया। और नियंत्रण करने के बाद क्या हुआ, कंपनी को देखा कि भारत सोने का चिड़िया था ही, मालामाल हो गया सब। मालामाल होने के बाद क्या, सब देखो पैसा जब आता है तो लोगों की नीयत क्या होती है, ख़राब होती है। कहा गया ना कि आदमी तभी तक ईमानदार है जब तक उसको हैवानी करने का मौका नहीं मिला हो। हैवानियत बढ़ गई, लगी कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया, कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया, बढ़ने के बाद पूरा पैसे इधर उधर दिस दैट होना शुरू हो गया। अब क्या होगा, कंपनी को लगा राजस्व का घाटा होने, कंपनी को लगा घाटा होने। कंपनी को जब घाटा होगा तो वहाँ की ब्रिटिश क्राउन को भी पैसा नहीं देगी कमीशन के रूप में, उसको भी कम लगा। ऊपर से मांग दिया उस पर क्या है, ऋण मांग दिया सब कि पैसा कमी हो गई है, संस्था चलाने के लिए हमको पैसा दो। वहाँ की गवर्नमेंट से, ब्रिटिश क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसा मांग दिया, मांगा। बस उसी समय क्या हुआ कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय नॉर्थब्रुक थे, उन्होंने क्या करे, तो सारा कंपनी सब क्या कर रहा है, एक तो कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त और हमसे उल्टे क्या मांग रहा है, पैसा मांग रहा है खुद देने की बजाय। तो कहा कि यार अब इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। तो अब लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर हस्तक्षेप करने का क्या गया है, अगर इसको हम खुला छोड़ देंगे तो ये और भ्रष्टाचार इसमें क्या जाएगा, लिप्त हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने पहली बार हस्तक्षेप शब्द लाया। हस्तक्षेप है, देखो हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है कि समय समय पर जरूरत पड़ने पर उसके मामले में हम क्या कर सके, दखल कर सके, ताकि वो सेंटिंग में हलवलाए नहीं। इसी को देखते हुए 1773 में नॉर्थब्रुक ने, जो ब्रिटिश के पीएम थे, उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया। अभी बताए थे कि रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या था कि कंपनी पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश क्राउन द्वारा बनाया गया कानून। इसीलिए कहा था कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का पहली बार
हस्तक्षेप कब शुरू हुआ? 1773 का एक्ट के तहत। किस प्राइम मिनिस्टर की देन है? द नॉर्थ बुक की, इसीलिए इसको नॉर्थ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है। किसको? 1773 को कौन एक्ट बोला था? नॉर्थ इंडिया एक्ट, ठीक ना। किसके नाम पर पड़ा? नॉर्थ बुक, जो वहाँ के पीएम थे। इसका नाम रेगुलेटिंग क्यों पड़ा? रेगुलेटिंग का मतलब होता है उसमें रेगुलेट करना, यानी ब्रिटिश सरकार कंपनी के पर नियंत्रण करने के लिए जो एक्ट बना उसी को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, जिसका हम चर्चा कर चुके हैं। क्या करना था? केवल और केवल हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? समय समय पर। ठीक, अब इसमें क्या है नियम बना, उसको देखो क्या था, क्यों। अब आता है ना कि क्यों आया गया, क्या हुआ, किस लिए आ गया। तो सीधे पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, तो बोलना है कि कंपनी में ब्याज भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए, उस पर हस्तक्षेप करने के लिए आया, ताकि समय समय पर हम उस पर रूल बना सकें। इसीलिए लाया गया क्या? रेगुलेटिंग एक्ट है। और ये भारत में अंग्रेज़ों का पहला लिखित संविधान था। भारत में अंग्रेज़ों का पहला लिखित संविधान कौन था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक, किसके लिए? तो सीधे बोलना कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आया। ये अभी भी क्या है? अभी भी नियंत्रण नहीं है, बोलना हस्तक्षेप बोलना है। हस्तक्षेप और नियंत्रण मतलब होता है कि हम उस पर अब हर समय क्या बनाएंगे? रूल बनाएंगे। और हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है कि ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें हम उसमें अपना रूल बना सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, इसी में क्या क्या प्रावधान आया, क्या क्या विशेषता आई। अब हो गया क्यों आया, समझ गया। तो 3 स्टेप में पहला स्टेप पढ़ लिया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब पढ़ेंगे प्रोविज़न, इसको बोलते हैं प्रावधान। प्रावधान क्या था? तो देखो ये इंडिया है। इंडिया में तो है उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी था, बम्बई प्रेसिडेंसी था, ठीक ना, बम्बई प्रेसिडेंसी था, और कोलकाता था। कोलकाता सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी था। ये सब क्लास में बता देंगे। प्रेसिडेंसी मतलब किसी एक ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर, जिसके आसपास के क्षेत्रों को कवर करे, उसको प्रेसिडेंसी बोलते थे। जैसे हो गया मद्रास, बम्बई, कोलकाता। तो अब होता है कि बंगाल का जो गवर्नर था, इसके माध्यम से कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन, यानी बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी को क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। यानी यहाँ के जो गवर्नर होंगे, प्रांतीय जो गवर्नर होंगे, उनके निर्णय, वो जो भी रूल बनाएंगे अपने एरिया में, वो बंगाल के गवर्नर से क्या करेंगे? अपना आदेश लेंगे। यानी बंगाल के आदेश के बिना ये लोग कोई भी पहले क्या था कि मद्रास का गवर्नर अपना रूल बना सकता था, बंगाल का गवर्नर अपना रूल बना सकता। अब क्या है, इस एक्ट में क्या किया गया कि क्या कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। इसका मतलब हुआ कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उस पर इसका नियंत्रण हो गया। और वही सुनना, वारेन हेस्टिंग्स का नाम सुना होगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर, इसका भी क्लास से बता देंगे, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। तो क्या नाम ऐड हुआ? जनरल शब्द आ गया। यानी जब पूछ देगा, जब कलकत्ता के गवर्नर को मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी के गवर्नर पर नियंत्रण करने का अधिकार मिल गया, तो उसका नाम में क्या ऐड हो गया? जनरल। तो ध्यान रखना, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो जो अंतिम होगा भी पहला होगा, ठीक ना। ये हो गया। इसमें क्या हो गया? पहला रूल क्या आया कि मद्रास, इस एक्ट के तहत कि मद्रास और बम्बई में जो भी दुश्वारियाँ हैं, जो भी दुष्प्रभाव है, उसको रोका जाए। इसको ऐसे रोका गया, ठीक ना। अब देखो क्या होगा। अब क्या, एक पहला प्रावधान क्या बना कि बंगाल के, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया। यानी यहाँ के जो गवर्नर होंगे, प्रांतीय गवर्नर जो चलाते थे मद्रास और बम्बई का, अब ये जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे, निर्णय लेंगे, वो यहाँ के गवर्नर से ही निर्णय लेंगे। यानी बंगाल के गवर्नर से क्या लेंगे? निर्णय लेकर ही काम करेंगे, स्वतंत्र काम नहीं करेंगे। यानी पहली बार मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को कलकत्ता के गवर्नर का अधीन कर दिया गया, ठीक। और तो जैसे कलकत्ता का अधीन किया गया, तो इसका बताओ, देखो पद बढ़ गया। तो पद बढ़ गया, देखता है स्टार, पहले होता है सब इंस्पेक्टर, ASI होता है, सब उसका स्टार समय समय बढ़ते रहता है, उसी तरह इसका स्टार बढ़ गया। अब उसका नाम हो गया जनरल हेड हो गया। तो कब जनरल हेड हुआ? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके अधिकार में वृद्धि कर दी गई? तो बंगाल गवर्नर में। अब किसके कमी की गई? मद्रास और बम्बई का। क्या कमी की गई कि अब कोई भी निर्णय लेगा तो कलकत्ता के निर्णय से लेकर ही लेगा, ठीक। अब हो गया, देखो जैसे अब दो, मद्रास और बम्बई पर भी इसका जब अधिकार हो गया, तो इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। ये पहले बताओ,
इस गवर्नर का अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या वो मद्रास को भी संभालेगा और मुंबई को भी? तो इसी कार्य क्षमता को क्या करने के लिए बढ़ गया, तो उसमें 4 कार्यकारिणी परिषद बना। गवर्नर को सलाह देने के लिए, बंगाल गवर्नर को सलाह देने के लिए 4 कार्यकारिणी परिषद बढ़ा। चार्ज क्या बढ़ा? कार्यकारिणी परिषद हुआ, जिसमें पूरी तरह से अभी अंग्रेज ही नियुक्त होते थे। इसमें चारों अंग्रेज कौन कौन थे? फ्रांसिस था, दूसरा वोरवेल था, तीसरा क्लेवरिल था और चौथा मोसेराट था। 4 ऊपर नियुक्त हुए, ठीक ना। तो पहली बार गवर्नर जनरल शब्द कब आया? तो 1773 के एक्ट में आया। क्यों आया बताओ? बताओ क्यों आया? इसलिए आया 1773 का एक्ट इसलिए आया। कौन क्यों आया 1773? इसीलिए आया। तो इसको देखो, इसमें बता देंगे फिर कि जो भी एक्ट आएगा वो क्यों आएगा। तो उसमें गवर्नर का अधिकार में कमी की जाएगी, वृद्धि की जाएगी, न्यायालय गठन किया जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में बताया जाएगा, किसको किसको कब कब अधिकार मिलेगा, इस सब की चर्चा होगी। ये सारे एक्ट में भी संवैधानिक विकास का मतलब क्या होता है कि इसमें संविधान से जुड़े जितने भी पहलू हैं सबका समय समय पर विकास होगा। किसी को मत देने का अधिकार होगा, भारतीयों को संविधान में भाग लेने का अधिकार होगा, ये सब धीरे धीरे उनको अधिकार मिलेगा, ठीक ना। तो ये तुम लोग को जानना होगा। तो ये सब धीरे धीरे समय मिलेगा। ये हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल का आया। अब इसके कब इसका अधिकार बढ़ गया? जब 2 गवर्नरों को अधिकार को इसने देख लिया तो इसका अधिकार बढ़ गया। उसी अधिकार बढ़ने के बाद क्या हुआ? कहा गया कि इसको संभालने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद होगा जो समय समय पर गवर्नर को सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक। इसमें भारतीयों का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं था। अब आता है, यानी गवर्नर के नीति में बदलाव लाया गया। पहला प्रावधान, तो तुम जितना भी एक्ट पढ़ेगा ना उसमें तुमको गवर्नर के बारे में आएगा पता चलेगा, कार्यकारिणी के बारे में चलेगा पता, न्यायालय के बारे में चलेगा पता, उसके बाद महिलाओं का अधिकार के बारे में चलेगा, भारतीयों की हिस्सेदारी कब दी जाएगी उसके बारे में चलेगा पता, मतदान का अधिकार के बारे में चलेगा पता, राष्ट्रीय आंदोलन जब मजबूत होगा तो उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब क्लास का समय, क्लास जब होगा तो इसको सब क्लियर करके, क्योंकि इसमें 6-7 दिन लगता है इसको पढ़ाने में, उसके बाद तुम्हारा हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या था ये। अभी जितना समझ में आता बताते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि टैब पर उतना ही पढ़ाएंगे जितना तुमको समझ में आ जाए, ठीक। अब आता सवाल, देखो पहला तो क्या गवर्नर के मामले में इसमें क्या प्रावधान लाया गया, ठीक। दूसरा इसमें क्या प्रावधान लाया गया, देखो इसमें क्या लाया गया प्रावधान। दूसरा क्या लाया गया? कहा गया था कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय होगा कलकत्ता में, क्या होगा? उच्चतम न्यायालय होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय होगा जो 1773 के एक्ट के तहत 74 में बना। इसके पहले इसमें क्या था, संरचना क्या थी? 1+3 पूछ देगा कि उच्चतम न्यायालय कब खुला, कहाँ खुला? कलकत्ता में। किस एक्ट के तहत? 1773 के एक्ट के तहत। कब खुला? 74 में खुला। कितने सदस्य थे? 1+3, 1 मुख्य 3 अन्य। पहला कौन था? एलिजा इम्फे। दूसरा चैम्बर हाइड और लेमेस्टर। पूछ सकता है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो बोलना है एलिजा इम्फे थे, ठीक है। क्या बोलना? एलिजा इम्फे थे, अन्य थे, ठीक। इस उच्चतम न्यायालय के निर्णय कहाँ से? ब्रिटिश के सुप्रीम कोर्ट से मिलता था, ये निर्णय दिया पड़ा था। ये उच्चतम न्यायालय जो भी अपना निर्णय सुना था ब्रिटिश के सुप्रीम कोर्ट से होता था, ठीक ना। ये जान लेना बस इतना ही। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय खुला। क्यों जुडिशरी खुला? ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उस पर नियंत्रण किया सके, उस पर कानून का डर रहे, ठीक ना। तो कानून का डर दिखाने के लिए उसको उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक ना। भ्रष्टाचार से लिप्त न रहे, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ब्रिटिश क्राउन को नियम बनाने का हस्तक्षेप मिल गया। दूसरा क्या होगा? जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे उन पर कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, तो उनके लिए कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट एक माना गया कलकत्ता में ही। यानी जो भी भारत में किसी प्रेसिडेंसी में गलत करेंगे उनका सीधे भ्रष्टाचारी का निर्णय कहाँ लिया जाएगा? कलकत्ता में लिया जाएगा, ठीक ना। उच्चतम न्यायालय बना। दूसरा इसी में क्या रूल था, और एक रूल और छोड़ लो, ईस्ट इंडिया कंपनी में जैसे क्या था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसने क्या किया? दान प्रथा, गिफ्ट प्रथा, बिना अनुमति के कोई भी व्यापार नहीं कर सकते थे, ये सब भी इसमें जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? दान
क्योंकि दान लेकर क्या करते थे, दान दे करके किसी को अपना मन मुताबिक अपना व्यापार करते थे लोग। तो इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी 73 में है कि दान व्यापार बिना अनुमति के, ब्रिटिश क्राउन के बिना अनुमति के कोई दान और व्यापार नहीं ले सकता है, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जाए, ठीक ना। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दान को ख़त्म किया गया। दूसरा, उच्चतम न्यायालय बनाया गया ताकि उसको कंट्रोल किया सके। इसी एक्ट में देखा गया कि 1774 में बिहार में एक प्रांतीय सभा गठन हुआ था। प्रांतीय सभा का मतलब होता है कि जो प्रांत के लोग थे अपनी सभा बनाए थे कि अंग्रेज भारत में जो रूल बना रहे हैं, अब हम लोग को भविष्य में इसी रूल के अनुसार अपनी मांगें मांगनी चाहिए। इसीलिए बिहार में 1774 में किस एक्ट के तहत, 73 के तहत क्या हुआ, बिहार का एक प्रांतीय सभा गठन हुआ, ताकि समय पर बिहार अपने अधिकार की मांग इसी एक्ट के तहत ले। मांगे और कानून के तहत हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी एक्ट आएगा उसमें अपनी मांगे हम क्या कर सकें, मंगवा सकें और एक्ट में डलवा सकें, ताकि एक्ट के माध्यम से को अधिकार मिल सके। ठीक, ये किया गया था मेनतः। अब आता है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट 1784 का है, ठीक है। तो इसको ऐसे देख लो, पहले इसको एक बार देख लो। तो इसमें तो 73 में क्या क्या प्रावधान आया, तो ब्रिटिश संसद जो था उसमें भारत में कंपनी हस्तक्षेप बढ़ गया। दूसरा, केंद्रीय प्रशासन हुआ। केंद्रीय प्रशासन कैसे हुआ, तो कलकत्ता देखो है, ये देखो कलकत्ता है। तो अब बताओ, मद्रास का, बम्बई का, सारा का कानून किससे बनकर अब आएगा, कलकत्ता से आएगा। ये लोग कोई भी कानून किसके अनुसार बनाएंगे, कलकत्ता के अनुसार बनाएंगे। तो इसको केंद्रीकरण बोलेंगे। पहले क्या था, विकेंद्रीकरण था कि नहीं था, कि मद्रास अपना बनाता था, बम्बई अपना, कलकत्ता अपना। अब कौन बनाएगा, कलकत्ता बनाएगा। और ये दोनों निर्णय किससे लेंगे, कलकत्ता से लेंगे। तो केंद्रीकरण में क्या होता है कि कोई भी प्रांतीय लोग अपने स्वतंत्र न होकर के केंद्र के अधीन है, यानी केंद्र से कोई निर्णय ले, तो एक केंद्र की सत्ता का क्या हुआ, उदय हुआ। तो भारत में किस एक्ट में पहली बार केंद्र किस प्रशासन की शुरुआत हुई, तो बोलना है 1773 एक्ट। कैसे बोलना है, तो मद्रास और मुंबई जो पहले स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते थे, इन दोनों को स्वतंत्र रूप से निर्णय हटा करके कलकत्ता का अधीन जब कर दिया गया, तो किसी का अधीन काम करना, स्वतंत्र काम नहीं करना, वही क्या कहलाता है, केंद्रीकृत कहलाता है, ठीक ना। नेक्स्ट, अब होता है 1784 एक्ट है। ये क्यों है, तो हम लोग देखते हैं कि 1773 के जो एक्ट है उसमें क्या देखते हैं, उसमें सिर्फ हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप कब होता है, जब जरूरत पड़ेगा। तो कहा कि हस्तक्षेप से काम नहीं चलेगा, अब नियंत्रण कर लिया जाए, ताकि हम अपने गवर्नर की भूमिका और अपनी भूमिका को और बढ़ा सके। यानी ब्रिटिश क्राउन चालाकी से क्या किया, हस्तक्षेप के बजाय अब क्या कहा कि अब नियंत्रण किया जाए। नियंत्रण मतलब होता है कि अब कानून को बढ़ाया जाए, अपने गवर्नर के अधिकार को वृद्धि की जाए और गवर्नर पर खुद का हस्तक्षेप रखा जाए। जो भारत में गवर्नर आएंगे उनसे शासन चलवाया जाए और अपना नियंत्रण रखा जाए। यानी अब जो भी रूल बनेगा गवर्नर के माध्यम से बनवाया जाए और उनको लागू करवाया जाए भारत में, ताकि मेरा नियंत्रण है। पहले क्या था, पहले क्या 73 में था, हस्तक्षेप था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर गलत काम करेगी तब हस्तक्षेप करेंगे, अभी नहीं। अब कहा कि नहीं, अब उनको वो देश को कैसे चलाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे शासन करेगी, इसके लिए ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, अब 1784 से क्या किया, अपना खुद का रूल रेगुलेशन लागू कर दिया और कहा ईस्ट इंडिया कंपनी आज के बाद इसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगी। तो इस तरह समझा, अब क्या हो गया, नियंत्रण हो गया हस्तक्षेप की जगह पर। नियंत्रण क्यों हुआ, ताकि उसको अपने अधिकार मिल आ सके कंपनी को। चलो 1784 सबसे कम दिन तक चला, मात्र 2 दिन तक, 2 साल तक। 1786 में ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। देखो अब क्यों आया, तो बताए थे कि 3 तरह से पढ़ना है, क्यों आया। तो जो पिछले एक्ट में क्या थी, कमियां थी, तभी तो आया है। तो 1773 की कमियों को क्या करने के लिए दूर आया है। 1773 में क्या था, हस्तक्षेप शब्द था। अब क्या करना है, कंपनी को नियंत्रण कर लेना है, यानी जो रूल बनाएंगे हम ही बनाएंगे, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या किया गया, तो पिट्स जो ब्रिटेन पीएम थे उन्होंने इस बिल को पास किया, इसलिए इसका नाम पड़ता पिट्स इंडिया एक्ट्स। तो किसको कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 को। किसको कहा गया नॉर्थ इंडिया एक्ट, तो बोलना 1773 को। अब इसमें क्या किया गया, जब सबको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब चाह रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण कर लिया जाए, तो इसके लिए कहा गया कि इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बने। अब देखो क्या होता है, ध्यान सुनना, एक चीज़ और जान लो। ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना अधिकार करने के लिए जो गवर्नर थे
जो कौन था, जो गवर्नर था, देखो ध्यान से, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको से समझो ठीक रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपने नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसमें 6 सदस्य होते थे। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, ये ब्रिटिश संसद द्वारा इसमें नामित होते थे। ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित थे। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले कौन चलाता था, COD, कोड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अब इस कोड ऑफ डायरेक्टर का भी ईस्ट इंडिया कंपनी पर रूल लागू होता था। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1784 से पहले कोड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से बना के कानून को फॉलो करना पड़ता था। और अब क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी एक बन गया संस्था। इसमें ब्रिटिश संसद द्वारा 6 व्यक्ति नामित होते थे। अब क्या हो गया कि जो भारत का शासन चलेगा, किसका शासन, यानी जो भारत में जो गवर्नर बनकर आएगा, वो सिर्फ कोड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से भी चलेगा। यानी दोहरा नीति उस पर लाएगा, यानी उस पर दबाव रहेगा। किस पर दबाव रहेगा, गवर्नर पर, कि वो कोड ऑफ डायरेक्टर का भी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्या था, ये संस्था थी, उसका भी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी, दोनों का नीति का क्या, दोनों का नियंत्रण रहेगा। और दोनों को गवर्नर देखेगा, और दोनों के अनुसार गवर्नर रूल बनाएगा भारत में। यानी भारत में जो भी गवर्नर बनकर आएगा, वो पहले कोड ऑफ कंडक्ट का, कोड ऑफ क्या, डायरेक्टर का देखता था नियम। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों बनाया गया, ताकि ब्रिटिश भी अब कंपनी पर अपना पूरा नियंत्रण बनाना शुरू कर दे। ठीक ना, ये हो गया। तो दोहरा नियंत्रण कब शुरू हुआ पहली बार, तो 1784। दोहरा क्यों बोला गया, कि पहले कोड ऑफ डायरेक्टर की नीति को ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी गवर्नर क्या करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन जो पहले कोड ऑफ डायरेक्टर था, जो संस्था थी, इस संस्था में वही लोग शामिल थे जिनका व्यापार में काफ़ी पैसा लगा हुआ था। वही लोग इसमें अपना शेयर बनाकर एक संस्था बनाए थे और रूल एंड रेगुलेशन बनाए थे। उसी रूल रेगुलेशन के अनुसार गवर्नर चलता था। अब क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया। इसमें 6 लोग शामिल थे और ये ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित होते थे। अब क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी निर्णय को, इसके द्वारा बनाए गए भी रूल को गवर्नर बनाएगा, लागू करेगा। तो अब गवर्नर पर कितना दबाव आ गया, 2, एक पहले से कौन, कोड ऑफ डायरेक्टर का, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। इससे क्या हुआ, इसी को कहते हैं दोहरा नीति नियंत्रण। यानी पहली बार गवर्नर पर दोहरा नियंत्रण कब लागू हुआ, तो बोलना 1784 में। उसके पहले क्या था, सिर्फ कोड ऑफ डायरेक्टर की नीति को ही लागू करना था। 84 में क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो ब्रिटिश संसद था, ताकि इसके माध्यम से कोड ऑफ डायरेक्टर की नीतियों को रोका जा सके। और देखना बाद में यही भविष्य में क्या होगा, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भविष्य में क्या होगा, एक नियंत्रण बन जाएगा और कोड ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया जाएगा। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह पर एक सचिव पद आएगा, जो भविष्य समय के अनुसार बताएंगे। तो यही मेन इसमें यही हुआ। ठीक ना, अब होता क्या है, एक चीज़ और देख लो, इसमें क्या था रूल, जो कार्यपालिका थी, जो गवर्नर था, उसके हर नीतियों पर न्यायपालिका का अधिकार था। न्यायपालिका उसकी नीतियों पर न्याय दे सकती थी। मतलब कार्यपालिका जो भी कार्य कर रहा है, अगर गलत है सही है, उसको नियंत्रण करने का अधिकार किसके पास था, न्यायपालिका के पास था। तो इसमें अंग्रेज क्या सोचा कि कार्यपालिका मतलब गवर्नर, उसके गवर्नर उसके कार्यकारिणी लोग। अब गवर्नर उसका कार्यकारिणी जो रहेगा, काउंसिल जो रहेगा, वो अपने अनुसार नियम नहीं बना पाएगा, क्योंकि उस पर न्यायपालिका का नियंत्रण है। इसी न्यायपालिका पर से नियंत्रण को, न्यायपालिका का कार्यपालिका से नियंत्रण हटाने के लिए, ताकि गवर्नर के अधिकार में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, और गवर्नर के अनुसार हम जैसा चाहे वैसा चला सके शासन देश को। इसके लिए न्यायपालिका को अलग करने के लिए कार्यपालिका से क्या किया गया, 1784 का एक्ट लाया गया। क्या लाया गया, और इसमें क्या किया गया, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया और कहा गया कि न्यायपालिका कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ताकि गवर्नर के अधिकार में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। गवर्नर अपना जैसे चाहे गवर्नर को रूल बना कर दे और वो भारत में लागू कर सके। न्यायपालिका के नियंत्रण को हटाने के लिए किससे, कार्यपालिका से, ताकि गवर्नर के अधिकार में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। और गवर्नर का अधिकार वृद्धि हो मतलब क्या हुआ, कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि अपने अनुसार यहाँ रूल बनाए, इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ये न्यायपालिका कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है ना, ध्यान सुनना। जैसे आज हमारे नवीन सूची है, आज हमारा क्या नवीन सूची है, कि सरकार से न्यायपालिका को हस्तक्षेप को दूर करने के लिए नवीन सूची में सरकार कोई भी रूल डाल देती है, तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
ये सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक पहलू एक हस्तक्षेप कर सकता है, जो लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। समझा इसको? तो इस तरह 1484 का एक्ट पास हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें नियंत्रण की बात की, हस्तक्षेप की जगह पर। समझा? किस पीएम ने पास किया? तो इसमें ब्रिटिश पीएम का नाम था पिट्स पीएम था। 173 की कमियों को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए। कमियाँ क्या थी उसमें कि हस्तक्षेप था लेकिन नियंत्रण अभी नहीं था। हस्तक्षेप मतलब ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं, नियंत्रण रहेगा तो हम जब चाहेंगे तब रूल बनाते रहेंगे समय समय पर। दूसरा, कार्यपालिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण था, तो कार्यपालिका अपना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती थी, इसीलिए न्यायपालिका का नियंत्रण क्या करना, घटाने के लिए। और तीसरा क्या क्या था कि कोड ऑफ डायरेक्टर के के के, के निर्णय को कम करने के लिए या इसके अधिकार को कम करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया, ताकि अंग्रेज धीरे धीरे अब क्या करेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संस्था थी जिसके माध्यम से लोग चला रहे थे भारत को, उसकी जगह पर अब उसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिलाया जाए। यानी गवर्नर पर दबाव डाला जाए कि आप सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम नहीं करेंगे, मेरे अधीन भी काम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है 1786। ठीक ना? तो 1786 क्यों आया, देखो सब ध्यान से। इसको लाने का भी मकसद था, इसमें एक ही को रहेगा मेन, इसको भी लाने का मेन मकसद क्या था कि जो गवर्नर, देखो लिखा हुआ गवर्नर जनरल की अपनी परिषद की समिति को, तो 73 में पढ़ा होगा एक्ट में कि गवर्नर जनरल के पास 1+4 था। 1+4 का मतलब क्या बच्चा, 1 थे गवर्नर और 4 थे उसका कार्यकारिणी परिषद था। बताया था जिसमें फ्रांसिस था, वॉरवेल था, क्लोरविल था, मासराट था। ऐसा क्यों था कि गवर्नर की कार्य बढ़ गया था। बड़ा क्यों था, बताए थे कि बम्बई और मद्रास जब उसके अधीन हो गया तो उसके वहाँ का भी शासन संभालने की जिम्मेदारी बढ़ गई। तो कहा गया गवर्नर के शासन को, लोड को कम करने के लिए चार्ज बने थे कार्यकारिणी परिषद। और जब कार्यकारिणी परिषद बढ़ा तो गवर्नर पर इनका दबाव क्या हो गया, बढ़ गया। ये लोग लगे गवर्नर के नीति को क्या करने, विरोध करने, अपने नीति को विरोध करने, गवर्नर को कम गवर्नर के अधिकार को कम करने। तो कार्नवालिस इसी समय आने वाला था। और कार्नवालिस थोड़ा महत्वाकांक्षी नीति का था। वो चाहता था कि हम बहुत सारे अधिकार लेकर भारत में जाएं और कोई भी काउंसिल का मेरे ऊपर कोई नियंत्रण न रहे। तो काउंसिल के नियंत्रण को हटाने के लिए 1786 का एक्ट पास हुआ। और इसमें कॉर्नवालिस को यह कहकर भेजा गया कि आपको जो मन करे वो रूल बनाइए, और आपकी जो कार्यकारिणी है जो 4 का परिषद का है, वो आपको कुछ नहीं हस्तक्षेप करेगी। कार्यकारिणी अगर हस्तक्षेप कर भी थी तो उसको आप रद्द कर सकते हैं। जैसे मान लो परिषद और समिति कोई कानून बनाया कलकत्ता के लिए, तो आपके पास ये पावर होगा कि आप उसको रद्द कर सकते थे। इसका मतलब था कि कॉर्नवालिस के अधिकार में क्या करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, ताकि कॉर्नवालिस स्वच्छंद होकर भारत में काम कर सके, अपने नियम को बना सके। इसी के लिए परिषद को या समिति को निर्णय करने का रद्द इसको मिल गया। यानी इसके अधिकार में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। इनके अधिकार में क्या कर दिया गया, कभी कर दिया गया। यानी पहली बार देखते हैं कि गवर्नर के अधिकार में काफ़ी व्यापक वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो आज हम लोग 1786 तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग जब पढ़ेंगे तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें 1813, 1833, 1853 ये सब पढ़ेंगे एक दिन। फिर तीसरे दिन 1909, 1919, 1935 पढ़ेंगे। ठीक, तो 3 वीडियो बना रहे हैं, 3 वीडियो में हम पढ़ेंगे। फिर एक बार बता दे रहे हैं कि सारे एक्ट को हम बताएंगे जब पूरा ढंग से पढ़ेंगे तब।